प्रिय आत्मन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है तुम उसे जानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम जागे हुए हो। नहीं, तुम गहरी नींद में हो। और यह नींद इतनी गहरी है कि जब तुम्हें जगाने की कोशिश की जाती है तो तुम उसे भी सजा मान लेते हो। आज मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी घटना की याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी। तुम्हें अपना बचपन याद है? वह स्कूल की पुरानी कक्षा, वह टाट पट्टी पर बैठना और वह मास्टर जी जिन्हें तुम यमराज से कम नहीं समझते थे। याद करो उस क्षण को जब तुमने कोई गलती की थी। हो सकता है तुमने पहाड़ा गलत सुनाया हो, या हो सकता है तुम्हारा ध्यान खिड़की के बाहर उस पेड़ पर बैठी चिड़िया पर था और अचानक एक सख्त हाथ तुम्हारे कान तक पहुंचा। उस मास्टर ने तुम्हारा कान पकड़ा और सिर्फ पकड़ा नहीं, उसे मरोड़ा। तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू आए। तुम्हें लगा कि यह घोर अन्याय है, तुम्हें लगा कि यह अपमान है। पूरी कक्षा के सामने तुम्हारा कान खींचा गया। तुम घर आए रोते हुए, शिकायत करते हुए, और तुम्हें जीवन भर यही लगा कि वह कान पकड़ना, वह कान खींचना केवल एक दंड था, एक सजा थी, तुम्हें छोटा दिखाने का एक उपाय था। लेकिन तुम गलती पर हो, बहुत बड़ी गलती पर। तुमने उस मास्टर को गाली दी, तुमने उस परंपरा को कोस दिया। तुमने सोचा कि यह कैसी बर्बरता है, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है। तुम्हें रत्ती भर भी खबर नहीं है कि वह मास्टर, चाहे अनजाने में ही सही, तुम्हारे साथ एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था। वह तुम्हारे शरीर के एक ऐसे स्विच को दबा रहा था जिसके बारे में आज का आधुनिक विज्ञान हजारों साल बाद अब जाकर जाग रहा है। वह सजा नहीं थी, वह उपचार था, वह दंड नहीं था, वह दीक्षा थी। जरा सोचो, कान ही क्यों, शरीर में तो और भी अंग थे। मास्टर तुम्हारा हाथ सालों से, गुरुकुलों से लेकर गांव की पाठशालाओं तक कान ही क्यों पकड़ा गया? क्या ये महज एक संयोग है? अस्तित्व में कुछ भी अकारण नहीं होता। संयोग जैसा कुछ है ही नहीं। हर चीज के पीछे एक गहरा विज्ञान है, एक गहरा गणित है। आज मैं उस गणित की परतें खोलूंगा और जब तुम इस सत्य को जानोगे तो तुम पाओगे कि जिसे तुम बचपन का सबसे बुरा सपना मानते थे वह असल में तुम्हें सुपर ह्यूमन, एक अतिमानव बनाने की प्रक्रिया थी। वह तुम्हारी सोई हुई प्रज्ञा को, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को हिलाकर जगह देने की एक विधि थी। मनुष्य का अहंकार बड़ा विचित्र है। उसे जो समझ नहीं आता वह उसे या तो अंधविश्वास कह देता है या उसे सजा मान लेता है। हमने अपनी पुरानी विधियों के साथ यही किया। हमने उन्हें त्याग दिया। हम आधुनिक हो गए। हम टाई बांधकर चलने लगे। हम समझने लगे कि कान पकड़ना पिछड़ेपन की निशानी है। और अब वही पश्चिम, वही अमेरिका, जब इसे एक नए कागज में लपेटकर उस पर सुपर ब्रेन योगा का ठप्पा लगाकर तुम्हारे सामने परोस रहा है तो तुम लार टपकाते हुए उसके पीछे भाग रहे हो। तुम कितने अजीब हो। अपनी ही माँ के हाथ का भोजन तुम्हें नहीं भाता, लेकिन वही भोजन जब होटल में सजकर आता है तो तुम उसे अमृत मान लेते हो। लेकिन चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। आज हम उस विज्ञान में उतरेंगे जो तुम्हारे कानों में छिपा है। सबसे पहले अपने शरीर को देखो। क्या तुमने कभी अपने कान की बनावट पर गौर किया है? शायद नहीं। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है। तुम तो दूसरों को देखने में व्यस्त हो। कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने कान को ध्यान से देखना। ऋषियों ने और अब विज्ञान ने भी ये पाया है कि तुम्हारे कान का आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का होता है। एक भ्रूण, एक गर्भस्थ शिशु, ध्यान देना मेरी बात पर। गर्भ में बच्चा उल्टा लटका होता है। उसका सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ। तुम्हारा कान भी ठीक वैसा ही है। तुम्हारे कान का जो सबसे निचला हिस्सा है, जिसे तुम ईयरलोब कहते हो, वह उस उल्टे लटके हुए बच्चे का सिर है। और कान का जो ऊपरी हिस्सा है वह उसके पैर। ये शरीर रचना विज्ञान है। ये एक्यूप्रेशर का आधार है। पूरा शरीर तुम्हारे कान में समाया हुआ है। तुम्हारा कान तुम्हारे पूरे अस्तित्व का एक रिमोट कंट्रोल है। जैसे तुम टेलीविजन के रिमोट का एक बटन दबाते हो और चैनल बदल जाता है, ठीक वैसे ही ऋषियों ने जान लिया था कि शरीर के किस हिस्से को दबाने से चेतना का चैनल बदलता है। अब समस्या को समझो। आज का आदमी कुंद हो गया है। तुम्हारी बुद्धि पर धूल जम गई है। तुम भूलक्कड़ हो गए हो।
तुम चाबी रखकर भूल जाते हो। तुम किसी कमरे में जाते हो और भूल जाते हो कि वहाँ क्यों गए थे। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता। उनका मन एक जगह टिकता नहीं है। उनका दिमाग भटकता रहता है, कभी मोबाइल में, कभी खेल में, कभी व्यर्थ की बातों में। तुम चिल्लाते हो उन पर, तुम कहते हो पढ़ो, ध्यान लगाओ, लेकिन कैसे? तुमने उन्हें ध्यान लगाओ तो कह दिया, लेकिन ध्यान लगाने की विधि नहीं दी। यह तो वही बात हुई कि किसी को कार में बिठा दिया और कहा चलाओ, लेकिन उसे यह नहीं बताया कि इग्निशन कहाँ है, चाबी कहाँ लगती है। वह कान का निचला हिस्सा वही चाबी है। जब बचपन में मास्टर जी तुम्हारा कान पकड़ते थे तो वे असल में उस सिर वाले हिस्से को दबा रहे होते थे। विज्ञान कहता है कि तुम्हारे कान के निचले हिस्से में, उस मांस के छोटे से टुकड़े में अनगिनत तंत्रिका अंत नर्व एंडिंग्स होते हैं। वहां एक्यूप्रेशर के ऐसे बिंदु हैं जिनका सीधा कनेक्शन तुम्हारे मस्तिष्क से है, तुम्हारे ब्रेन से है। तुम्हारे दिमाग के दो हिस्से हैं, तुम जानते हो ना, एक दायां हिस्सा, एक बायां हिस्सा, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। दायां हिस्सा देखता है सृजनात्मकता को, कला को, संगीत को, भावनाओं को। बायां हिस्सा देखता है तर्क को, गणित को, भाषा को, विश्लेषण को। अधिकतर लोगों का केवल एक ही हिस्सा सक्रिय होता है। या तो वे बहुत भावुक होते हैं या बहुत तार्किक। जिसका तर्क सक्रिय है उसकी भावना मर गई है, जिसकी भावना सक्रिय है उसका तर्क लंगड़ा है। और एक पूर्ण मनुष्य, एक जागृत मनुष्य वह है जिसके दोनों हिस्से एक साथ काम करें, एक लय में, एक संगीत में। लेकिन ये दोनों हिस्से सोए पड़े हैं, इनके बीच कोई संवाद नहीं है, इनके बीच का पुल टूटा हुआ है। तो कान पकड़ने से क्या होता है? जब तुम अपने दाएं हाथ से बायां कान पकड़ते हो और बाएं हाथ से दायां कान पकड़ते हो, तब तुम एक सर्किट पूरा करते हो। यह बिजली का खेल है। तुम्हारा शरीर बिजली से चलता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारे दाएं कान का संबंध तुम्हारे बाएं दिमाग से है और तुम्हारे बाएं कान का संबंध तुम्हारे दाएं दिमाग से है। ये क्रॉस कनेक्शन है। प्रकृति ने वायरिंग ऐसी ही की है। जैसे ही तुम अपने अंगूठे और तर्जनी से कान के उस निचले हिस्से को दबाते हो, एक करंट दौड़ता है, एक सूक्ष्म तरंग, और वो तरंग सीधे जाकर तुम्हारे मस्तिष्क के उन सोए हुए केंद्रों को टक्कर मारती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये नाम तुमने सुने होंगे लेकिन इनका महत्व तुम नहीं जानते। पीनियल ग्लैंड, जिसे योग में आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहा जाता है, ये वही स्थान है। मास्टर जी जब कान खींचते थे तो वे अनजाने में तुम्हारे तीसरे नेत्र पर दस्तक दे रहे थे। वे कह रहे थे जागो, ये सोने का वक्त नहीं है। दर्द होता था, हाँ, क्योंकि तुम जड़ हो चुके हो और जड़ता को तोड़ने के लिए थोड़ी चोट तो चाहिए। बिना चोट के तो मूर्ति भी नहीं बनती। पत्थर को भी छेनी, हथौड़ी का दर्द सहना पड़ता है, तभी उसके भीतर से देवता प्रकट होते हैं। तुमने उस दर्द को तो पकड़ लिया, लेकिन उस दर्द के पीछे छिपी हुई करुणा को तुम नहीं देख पाए। आज न्यूरोलॉजिस्ट, मस्तिष्क के डॉक्टर कह रहे हैं कि जब इस बिंदु को दबाया जाता है तो दिमाग में रक्त का संचार, ब्लड फ्लो अचानक से बढ़ जाता है। खून की नदी तेज हो जाती है। दिमाग की जो नसें सिकुड़ गई थीं, जिनमें धूल जम गई थी, वे खुलने लगती हैं। न्यूरॉन्स, जो दिमाग की कोशिकाएं हैं, वे आपस में बातें करने लगती हैं, नए रास्ते बनते हैं। इसे ही तुम बुद्धि का बढ़ना कहते हो, इसे ही तुम स्मृति का लौटना कहते हो। लेकिन हमने क्या किया? हमने स्कूलों में कान पकड़ना बैन कर दिया। हमने कहा बच्चों के अधिकारों का हनन है। बड़ी विडंबना है। तुम्हें बच्चे के अज्ञान में बने रहने का अधिकार प्यारा है, लेकिन उसे ज्ञान की ओर ले जाने वाली विधि से नफरत है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा, मारना पीटना व्यर्थ है, लेकिन कान पकड़ने की ये जो विशिष्ट विधि थी, ये मारना नहीं था, ये एक तकनीक थी। प्राचीन भारत में ये दंड था ही नहीं, ये पूजा थी। कभी दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओ, वहां आज भी तुम देखोगे कि लोग गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने कान पकड़ते हैं और उठक बैठक लगाते हैं। इसे वहां थोप्पु कर्णम कहते हैं। लोग सोचते हैं कि वे गणेश जी से माफी मांग रहे हैं, हे भगवान मुझसे जो पाप हुए उन्हें माफ करना। कितनी नासमझी है। गणेश बुद्धि के देवता हैं, प्रज्ञा के प्रतीक हैं।
वह जो विशाल मस्तक है उनका, वह अपार बुद्धिमत्ता का सूचक है। तुम उनके सामने कान पकड़कर माफी नहीं मांग रहे हो, तुम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने भीतर के गणेश को जगा रहे हो। तुम कह रहे हो कि हे अस्तित्व, मेरी बुद्धि सो गई,